Good morning. In this part of the video, I am going to explain. There is a nice poem. Its name is Ode on Solitude. तो Ode on Solitude को जो है इस part of video में हम जानेंगे. सबसे पहले जानते हैं Ode क्या होता है. तो Ode वैसे तीन प्रकार के होते हैं. जो फर्स्ट होते हैं वो पिंडारिक होते हैं. पिंडारिक Ode, पिंडार ने इसको propound किया था. दूसरा जो Ode होते हैं वो होते हैं आपके हॉरेशियन Ode. हॉरेस ने शुरू किया था, मतलब हॉरेशियन ओड था, हॉरेस ने शुरू किया था, ठीक है. और तीसरा जो ओड है वो है आपका इरेगुलर ओड. इसका कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम इरेगुलर ओड दिया गया है. क्योंकि हॉरेशियन ओड में पर्सनल की बात कही गई है कि पर्सनल चीजों को लिखा जाता है, तो यहां पर में अलेक्जेंडर पोप ने पर्सनल अपने बारे में लिखा है इस ओड में, तो इसीलिए ये हॉरेशियन ओड के अंतर्गत आनी चाहिए. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले जानते हैं कि ओड क्या होता है, ओड का आखिर में मीनिंग क्या होता है. तो ओड जो होते हैं वो किसी पर्सनल स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर लिखा जाता है, किसी भी स्पेसिफिक मतलब कोई खास, ठीक है, तो उसी को ओड कहा जाता है. तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं अलेक्जेंडर पोप के बारे में. तो जैसे कि लिखा हुआ है, अलेक्जेंडर पोप जो है 1688 टू 1744, मतलब 1688 में इनका बर्थ हुआ था और 1744 में इनका डेथ हुआ था. वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सैटरिस्ट ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी, जो कि अपने जमाने के बहुत सारे जो सैटरिस्ट थे, मतलब 18वीं सदी के शुरुआत के, उनमें से वो एक थे. सैटरिस्ट क्या होते हैं? जो किसी को की बात को जो है, मतलब जिसको व्यंग कहा जाता है, व्यंग करने वाला, चढ़ा बढ़ा करके जो है पेश करता है हंसी मजाक की अवस्था में, उसी को सैटरिस्ट कहा जाता है. ही वॉज ऑल्सो क्रिटिक, वो विवेचक भी थे, बट ही इज रिमेम्बर्ड चीफली एज ए सैटरिस्ट, लेकिन मुख्य रूप से उन्हें सैटरिस्ट के रूप में जाने जाते हैं या याद किए जाते हैं. दिस वेन ऑफ हिज पोएट्री इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द रेप ऑफ लॉक. उनकी जो पोएट्री की जो ये खासियत है, ये वेन है, वो सबसे अच्छे तरीके से उनका लिखा गया जो रेप ऑफ द लॉक है उसमें दिया गया है. साथ में आपका डंसियाड में है, एपिसल्स में है. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये एपिसल होता है, EPIS, T डबल हो गया है, लेकिन गलत है, ये EPIS होंगे, एपिसल्स. एपिसल्स होता है लेटर का फॉर्म में जो लिखा जाता है, उसको एपिसल्स कहा जाता है, ठीक है. अरबित नॉट वाला अगर पोएम आपने कोई पढ़ा होगा तो उसमें है एपिसल्स का यूज किया गया है. उसके बाद इसमें दे रखा है, टू ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑफ मैन. उनका जो सबसे फेमस जो वर्क्स है उसमें एसे ऑन क्रिटिसिज्म और एसे ऑन मैन है, ठीक है. तो चलिए आगे चलते हैं. यहां इसमें आगे भी दे रखा है कि ओड इज ए पोएम एड्रेस टू ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट. वही है, कोई खास सब्जेक्ट या किसी चीज पे लिखा जाता है, तो ओड एक ऐसी कविता होती है जो किसी आदमी को संबोधित करके बनाया जाता है या किसी ऑब्जेक्ट को. द ग्रीक वर्ड ओड मेंट ए कोरिक सॉन्ग जनरली अकम्पेंड बाय डांस. अगर ग्रीक की भाषा में ओड का मतलब जानने का प्रयास करते हैं तो इसे कोरिक सॉन्ग कहा जाता है. कोरिक सॉन्ग का मतलब होता है कुछ लोग इसको साथ में मिलके इसको गाते हैं और समानतया इसे डांस के द्वारा लाया जाता है. अकम्पेन मतलब लाया जाना या साथ में ले जाना. The term is presently used to refer to a long meditative lyric poems that in dignified manner address a noble subject. जो ये शब्द है या टर्म है जो अभी वर्तमान में इसको यूज किया गया है या यूज किया जाता है, यह बताने के लिए किया जाता है कि एक लंबा होता है, लॉन्ग होता है. मेडिटेटिव लिरिक पोएम होता है. मेडिटेटिव मतलब जिसमें चिंतन करते हैं हम. लिरिक मतलब जिसका सॉन्ग बन सकता है, जो सिंग सॉन्ग वे में हम गा सकते हैं. और इसको एक बहुत गौरवपूर्ण तरीके से, गरिमामय तरीके से इसको प्रस्तुत किया जाता है. एड्रेस अ नॉवल सब्जेक्ट. नॉवल सब्जेक्ट का मतलब जो प्रजा होते हैं उसको पुकारने के लिए, ठीक है. प्रेजेंट में जो ओड होते हैं उसके बाद बारे में कह रहे हैं यहाँ पर में. नॉवल सब्जेक्ट का मतलब जो प्रजा होते हैं, जो अच्छे खासे होते हैं अपने साम्राज्य में. आगे दे रखे हैं इन द प्रेजेंट पोएम, मतलब जो वर्तमान कविता है जिसका नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड. द पोएट ड्रॉज द ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ए हैप्पी मैन. इसमें पोएट क्या करते हैं
तो एक खुश आदमी की जो है एक सुंदर तस्वीर को यहाँ पे लिखते हैं या उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। तो कहते हैं बहुत संक्षिप्त में आपको इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। पोएम को पढ़ने के बाद आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। लिखा हुआ है हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी हैप्पी, आप में से कितने आदमी ऐसे हैं जो कि खुश रहना चाहते हैं। व्हाट लीड्स टू हैप्पीनेस, क्या ऐसा चीज है जो खुशी देती है। दूसरा है व्हाट मेक्स आवर लाइफ हैप्पी, क्या ऐसा चीज है जो हमारे जीवन को खुश बनाती है। मनी और कंटेंटमेंट, रुपया है या संतोष है, और बोथ या दोनों है, तो इसके बारे में डिस्कस करना है। थर्ड वन में है क्वेश्चन में कि हैव यू एवर विजिटेड a remote village adorned with natural beauty and a capital town full of skyscrapers, क्या आपने ऐसा कोई गांव को कभी देखा है जिसमें कि प्राकृतिक सौंदर्य भरी पड़ी है, या राजधानी की शहरों को देखा है जहां पर में लंबी लंबी भरी बड़ी सी इमारतें हैं। Which one would you like and why, उनमें से आप किसको पसंद करेंगे और क्यों करेंगे। तो ये तो था इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं ओड के बारे में। तो ओड ऑन जो सॉलिट्यूड है वो इसलिए लिखा गया बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष की अवस्था में, केवल जब 12 इयर्स के थे अलेक्जेंडर पोप, उनको वो बीमारी से ग्रसित हो गए थे और दुख जो है उनको घेर लिया था। तो उसी के ऊपर उन्होंने इसको लिखा कि आखिर उस अवस्था में भी व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है अपने जीवन में। और इन्होंने इस पोएम को लिख करके हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि अकेला में भी खुश रहा जा सकता है, ठीक है, लेकिन कैसे रहा जा सकता है उसके बारे में इस पोएम में उन्होंने बताया है। अब बात करते हैं सॉलिट्यूड की। तो सॉलिट्यूड, हालांकि अकेलापन का इंग्लिश अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर में जो एलोन होता है एक वर्ड जिसको सॉलिट्यूड से थोड़ा डिफर किया जाता है, तो एलोन का मतलब होता है कि अकेला होना, लेकिन अकेले में खुश नहीं होना। ऐसा लगता है कि कोई आपको छोड़ दिया है, कोई आपका मित्र था, परिवार था, लेकिन अभी आप अकेले हैं। लेकिन जो सॉलिट्यूड होते हैं, सॉलिट्यूड का अर्थ होता है कि आप अकेले हैं, लेकिन अकेला होने के बाद भी क्या है, आपको समस्या नहीं है, आप खुश हैं। आपने देखा होगा कि कई बार बचपन में भी आपने देखा होगा कि मम्मी पापा घर से चले जाते हैं, कोई भी घर पे नहीं रहता है, तो बच्चे क्या करते हैं, अकेले आंगन में जो है खुशी खुशी जो है टहलते हैं, खुशी से कुछ गाड़ी चलाते हैं, अपने हिसाब की का खेल खेलते हैं, और अकेले में भी वो खुश रहता है। तो ऐसे जो अकेलेपन में खुशी होती है उसी को सॉलिट्यूड कहा गया है, सॉलिट्यूड कहा गया है, ठीक है। चलिए अब पोएम में चलते हैं, देखते हैं पोएम में क्या दे रखे हैं। देखिए पोएम में रैम स्कीम का भी इस्तेमाल कर रखा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि केयर के साथ एयर है, बॉन्ड के साथ ग्राउंड है, ब्रेड के साथ शेड है, अटायर के साथ फायर है, फाइंड के साथ माइंड है, अबे के साथ कुछ नीचे और होगा, अबे के साथ आपका डे है। तो इससे यह पता चलता है कि इसमें राइम स्कीम का भी इन्होंने इस्तेमाल कर रखा है। तो देखिए पोएम में क्या दे रखे हैं। कहते हैं कि यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप कह रहे हैं अपने से, लोगों को बता रहे हैं इस पोएम के जरिए। क्या बता रहे हैं, देखिए ओड के जरिए बता रहे हैं कि हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर ए फ्यू पैटर्नल एक्रिस बाउंड। कहते हैं वो आदमी खुश हैं जिनकी इच्छा और जिनकी चिंता, केयर मतलब चिंता और इच्छा, अब फ्यू पैटर्नल एक्रिस बाउंड मतलब कहां पे है, मतलब किस चीज की वो चिंता करते हैं, इच्छा करते हैं, कहां पे वो करते हैं, जिनके पास अपने पिता से दिया हुआ, अपने पूर्वजों से द्वारा दिया गया कुछ ही एकड़ जो है वो जमीन है। बाउंड मतलब उतना ही एकड़ जमीन उनके पास है, बाउंड का मतलब है उससे बाहर नहीं है। कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर, जो कि अपने गांव का ही हवा खा करके, उसका सांस लेकर के संतुष्ट है। कंटेंटमेंट संतुष्ट होना। इन हिज ऑन ग्राउंड, अपने ही जमीन पर में, जितना जमीन उसको मिला है उतने ही जमीन पर में वो वहां की हवा खा करके क्या है, संतुष्ट है। तो 4 लाइन 5 लाइन का तो मतलब ये हो गया। अब आगे चलते हैं 5th लाइन में। 5th से 5th में दे रखा है whose herds with milk, whose fields with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade in winter fire। यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप के कहने का अर्थ यह है कि जिसके पास मवेशी है जो दूध देती है विद मिल्क, जिसके पास खेत खलिहान है जो उन्हें रोटी देती है, जो उन्हें अनाज देती है, ब्रेड का मतलब अनाज भी हो सकता है, रोटी भी हो सकता है,
whose flocks supply him, जिनके जो जानवर हैं, फ्लॉक्स हैं, जो ऐसे फ्लॉक्स जानवर होते हैं जो आपको, जिसका रोया जो है कपड़ा देता है, तो वहीं उसी जानवर के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। हिम विद अटायर, जो उन्हें पहनावा देता है, पोशाक देता है, कपड़ा देता है। whose trees in summer yield him shade, जो और जिसके पेड़ पौधे या पेड़ जो है वो गर्मी के समय में छाया प्रदान कराते हैं। yield मतलब देना होता है। एंड इन विंटर फायर, और सर्दी में आग देते हैं, क्योंकि उसी पेड़ की टहनियां तोड़ के लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट दे रखे हैं, ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नेडली फाइंड आवर्स डे एंड ईयर स्लाइड सॉफ्ट बाय, कहते हैं ऐसे लोगों को भाग्य मिला है, ब्लेस्ड हैं वो लोग जो कि बिना किसी चिंता के, अनकंसर्नेडली मीन्स बिना किसी चिंता के, तो अनकंसर्नेडली आप याद रखिएगा, थोड़ा लंबा स्पेलिंग है लेकिन इसका मीनिंग होता है बेफिक्र से, चिंता के। उन्हें मौका मिल जाता है घंटा बिताने का, दिन बिताने का, साल बिताने का, और धीरे धीरे वो साल, घंटा, समय, दिन बीतता चला जाता है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाय डे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उनका दिमाग शांत रहता है, और ऐसे करके शांति से वो अपना दिन गुजारते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है, स्टैंजा में दे रखा है इसमें, साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन। इतना अच्छा लिखा हुआ है, जिसको रात को गहरी नींद आती है, साउंड स्लीप बाय नाइट, एकदम मजे से पढ़ाई करते हैं, आराम करते हैं, ईज करते हैं। टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन, साथ साथ में मिल करके वो मनोरंजन करते हैं, रिक्रिएशन करते हैं। एंड इनोसेंस हुज मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन, और उनके अंदर में भोलापन होता है, उनके अंदर में कोई छल कपट नहीं होता है, वो खुश रहते हैं। और कैसे खुश रहते हैं, मेडिटेशन करके, चिंतन करके, अपने ऊपर सोच करके। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, विच मोस्ट डज, मोस्ट मतलब अधिकतर लोग जो है, प्लीज मतलब खुश होते हैं मेडिटेशन करके। अब लास्ट में इन्होंने क्या किया है, अपने बारे में थोड़ा सा बताया है। क्या बताया है, देखिए लास्ट के जो इसमें 4 लाइन है, 4 लाइन है स्टैंजा के। Thus let me live unseen, unknown, thus unlamented let me die, still from the world and not a stone, till where I lie, लिखा हुआ यहाँ पे। तो इस तरह से अब मुझे, मतलब मैं, यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप कह रहा है, कोई ना देखे मुझे, कोई ना देखे, मैं लोगों से दूर रहूं। अननोन, कोई ना मुझे जाने। दस लैमेंटेड लेट मी डाई, और जब मैं मर जाऊं इस तरह से, तो कोई मेरी मौत पे ना रोए। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, मैं दुनिया से दूर चला जाऊं। एंड नॉट ए स्टोन टिल वेयर आई लाई, और मरने के बाद क्या होता है, आपने देखा होगा, कब्र के ऊपर में पत्थरें लगा दी जाती है ऐसे करके। तो कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे कब्र के ऊपर पत्थर भी ना हो, जहां पे मुझे दबाया जाए जमीन के अंदर में। तो यहाँ लाई का मतलब होता है अंदर दबाना या दफन करना। तो वहां पे एक पत्थर भी न छोड़ा जाता है कि कोई व्यक्ति मुझे पहचान पाए कि मेरी जो आपका बेरी है, या जहां पे मुझे दफन किया गया, वो जगह यहीं पे है। तो आपने देखा कि अलेक्जेंडर पोप एक तरफ तो पोएम लिख के फेमस हुए दुनिया में, लेकिन साथ में जो है इन्होंने क्या लोगों से रिक्वेस्ट किया अंतिम लाइन में, कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कब्र बने, मैं फेमस हो जाऊं और मुझे लोग आकर के कब्र मेरा देखे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पोएट, राइटर, सिंगर्स या जो फेमस व्यक्ति है, उनका कब्र बनाकर उनका नाम लिख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं कहते हैं, मेरे को टूम नहीं बनाना है, कोई टूम मेरा मत बनाइए, मेरा टूम कब्र मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ ये पोएम यहाँ पे एंड हो जाता है। आई होप कि यू वुड हैव गॉट इट, अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अभी भी आपको लगता है कि नहीं, इसको आपको, यू वुड नॉट हैव ग्रास्प्ड द पोएम कंप्लीटली, you can again go back, just skip back the poem, and you can again listen to the explanation in whatever situation or the way I try to just explain it, so that you can have the proper understanding. Because the first watching of anything is not completely sufficient.
to understand anything. So it would be better for you to watch again and again the same thing unless or until you don't understand. And I hope that if you know the language a little bit, whatever I explained in a single shot, you would have got it very well. So now let's complete this video. In the next part of the video, I'll be again present with the question answer, short question answer and long question answer. By then, take care of yourself. Hi, good morning everyone. And in this part of the video, we are going to cover the word meaning of Ode on Solitude. This is written by one of the greatest poet or a person whose name is Alexander Pope. अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया जो एक आपका ओड है, ओड अलग अलग प्रकार की होती है जो हम पोएम के टाइम में आपको एक्सप्लेन करेंगे हल्का सा। इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम वर्ड मीनिंग करेंगे। सबसे पहला वर्ड जो आपके स्क्रीन पे है जो दे रहा है इसमें, ये आपका PATERNAL, फैटर्नल। क्या बोलेंगे? पैटर्नल। ये आपका एडजेक्टिव है, विशेषण है। इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग दिया हुआ है कि अपने पिता से लिया हुआ, तो उसको पैटर्नल कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है CONTENT, कंटेंट। CONTENT, कंटेंट, ये आपका एडजेक्टिव विशेषण है। इट मीन्स है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट। इसका आगे जो नेक्स्ट वर्ड है वो है नेटिव एयर, NATIVE एयर। ये एक आपका नाउन है, संज्ञा है। इट मीन्स एयर ऑफ वंस होमलैंड, मतलब किसी के भी जो घर का जमीन है, अपना जगह है, अपनी गांव है, अपनी बस्ती है, और वहां की जो हवा है उसको नेटिव एयर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है HERDS, हर्ड्स। ये एक नाउन संज्ञा है। इट मीन्स कैटल। कैटल जो मवेशी होते हैं उसी को यहाँ पे हर्ड्स कहा गया है। नेक्स्ट है ATTIRE, अटायर। ये एक नाउन संज्ञा है। इट मीन्स ड्रेस, क्लॉथिंग। जो कपड़ा होता है या पहनावा होता है उसको अटायर कहा जाता है। नेक्स्ट है रेक्रिएशन, RECREATION, रेक्रिएशन एक नाउन संज्ञा है। इट मीन्स एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मीन्स मनोरंजन, तो मनोरंजन को यहाँ पे रेक्रिएशन कहा गया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका MEDITATION, मेडिटेशन। ये नाउन है। इट मीन्स प्रैक्टिस ऑफ थिंकिंग डीपली इन साइलेंस, कंटेम्पलेशन। मतलब जब आप साइलेंस में रहते हैं और आप बहुत गहरे तरीके से सोच रहे होते हैं और ऐसा करके आप प्रैक्टिस करते हैं या चिंतन मनन करते हैं, जिसको कंटेम्पलेशन कहा जाता है, तो ये मेडिटेशन कहलाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेडिटेशन किस प्रकार की नाउन है। 5 प्रकार के नाउन होते हैं। नेक्स्ट है अनलेमेंटेड, UNLAMENTED। ये एक आपका एडजेक्टिव विशेषण है। इट मीन्स अनमॉर्न्ड, नॉट वेरी सैड, मतलब बिना विलाप किया हुआ, बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना या बिना अधिक दुखी हुए हुए। नेक्स्ट है अनकंसर्नडली। ये आपका एक एडवर्ब है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, UNCONCERNEDLY, मीन्स क्रिया विशेषण हो गया, एडवर्ब। इन एन अनट्रबल्ड मैनर, मतलब एक ऐसी तरीके से जिसमें आपको परेशानी ना हो, और नॉट इन वरीड और एंग्शियस मैनर, और काफी ज्यादा चिंतित या परेशान अवस्था में। नेक्स्ट लाई, यहाँ पे लाई मतलब झूठ बोलना नहीं है, ये एक वर्ब है। यहाँ पे लाई का मीनिंग है टू बेरी। बेरी मीन्स होते हैं जमीन के अंदर दफन करना, मिट्टी खोद करके। रिमेन पैसिवली इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो है ऐसे ही शून्य पड़े रहना,
शून्य का मतलब बिना हिले डुले हुए। तो अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सोया हुआ है कोई और बिना हिले डुले हुए है तो उसको लायक कहा जाता है। इसके बाद कुछ वर्ड है जो हमने इस पोएम से लिए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको करना है। ACCOMPNY, अकम्पनी, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू गो टूगेदर विथ समबॉडी समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी चीज के साथ जाना। नेक्स्ट है MEDITATIVE, मेडिटेटिव। मेडिटेटिव ये एक आपका एडजेक्टिव है, मीन्स विशेषण है। इट मीन्स डीपली और सीरियसली थॉटफुल, काफी गहरा या गंभीर तरीके से चिंता में डूबे हुआ होना। चिंता में डूबे हुए होता है कोई व्यक्ति या डूबा हुआ होता है तो उसको यहाँ पे मेडिटेटिव कहा जाता है। नेक्स्ट है डिग्निफाइड, DIGNIFIED, एक आपका एडजेक्टिव है। इट मीन्स बिहेविंग इन ए काम सीरियस वे, बहुत ही शांत, बहुत ही गंभीर तरीके से व्यवहार करते हुए। दैट मेक्स अदर पीपल रिस्पेक्ट यू, जो कि दूसरे लोगों को आपकी कद्र कराती है, आपकी जो आदर होती है वो कराती है, अगर आप डिग्निफाइड तरीके से किसी से बिहेव करते हैं तो। नेक्स्ट वर्ड है इसमें दिया हुआ सॉलिट्यूड, SOLITUD, एक आपका नाउन संज्ञा है। इट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अकेला होने की अवस्था होना। स्पेशली व्हेन यू फाइंड दिस प्लेजेंट, खास करके जब आपको आनंद महसूस होता हो, मतलब आप कहीं अकेले रहते हैं लेकिन अकेला रहने में आपको कोई संकोच ना होता हो, कोई तकलीफ ना होता हो, आपको आनंद का अनुभव होता हो, तो वहां पे हम सॉलिट्यूड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है INNOCENC, इनोसेंस, ये एक नाउन है, संज्ञा है। इट मीन्स द फैक्ट ऑफ नॉट बीइंग गिल्टी ऑफ ए क्राइम, मतलब किसी भी अपराध का दोषी नहीं होने की सच्चाई। अगर आप किसी भी अपराध आपके ऊपर लग जाता है लेकिन आप दोषी नहीं पाए जाते हैं तो उसको इनोसेंस या निर्दोषता कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है सैटरिस्ट, SATIRIST, ये एक प्रकार का नाउन है। सैटरिस्ट कौन होते हैं? और सैटरिस्ट इज राइटर और आर्टिस्ट। सैटरिस्ट या तो लेखक होते हैं या कलाकार होते हैं। हु यूजेस बाइटिंग ह्यूमर, जो कि एकदम मन को बहुत ही तेजी से बहलाने वाला मजाक करते हैं। एंड एक्सैजरेटेड लैंग्वेज, और चढ़ा बढ़ा करके भाषा का उपयोग करते हैं टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाने के लिए। ठीक है, तो इसी व्यक्ति को सैटरिस्ट कहा जाता है। चलिए इसके साथ ये वर्ड मीनिंग का पार्ट एंड हुआ। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो I'll be present with the explanation of the poem and the short and long answer questions. Good morning. In this part of the video, I am going to complete the first short of the short answer question. इस part of video में हम केवल पहला पार्ट का शॉर्ट आंसर करेंगे। इसके आगे भी 1 से 2 पार्ट और है शॉर्ट आंसर का, तो उसको हम अलग अलग पार्ट ऑफ वीडियो में करेंगे। और ये ओड ऑन सॉलिट्यूड पोएम नंबर 2 है। पोएम नंबर कौन सा है? पोएम नंबर 2 है। ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर नहीं है, पोएम है। तो इससे पहले हमने एक पोएम कराया है, ये पोएम नंबर 2 है, क्लास 10th बिहार बोर्ड का पोएम नंबर 2 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी हैप्पी? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो खुश रहना चाहते हैं? व्हाट लीड्स टू हैप्पीनेस? क्या चीज ऐसा है जो खुशी देती है? आंसर में है कि ऑलमोस्ट एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी, लगभग हर कोई चाहता है कि मैं खुश रहूं। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम डिफरेंट स्फीयर्स, जो हमारी खुशी है वो अलग अलग क्षेत्रों से आती है। जैसे कि गुड फ्रेंड्स एंड फैमिली, अगर हमारे पास अच्छे दोस्त हो
तो क्या होता है, मन में खुशी होती है, वाह मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं। अगर हमारा परिवार अच्छा हो तो भी बड़ी खुशी होती है, वाह क्या बात है, मेरे परिवार कितने अच्छे हैं, हमारी सारी बातें मानते हैं, हमारी सारी डिमांड्स पूरी करते हैं। इफ वी आर डूइंग आवर फेवरेट थिंग्स, अगर हम अपने पसंद की चीजें कर रहे होते हैं तब भी हमको खुशी मिलती है। वी कैन ऑल्सो इंक्लूड साउंड हेल्थ एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर अच्छा स्वास्थ्य हमारा है, बेहतर स्वास्थ्य है, तो उसको भी शामिल कर सकते हैं, और जिंदगी के जो मायने हैं, उसका जो अर्थ है, उसको भी शामिल कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम खुश रहेंगे, और अगर हम जीवन के अर्थ को समझते हैं कि हम इस पृथ्वी पे क्यों आए और हमारा क्या उद्देश्य है, हमें ये सब करना है, अपने मिशन को पूरा करना है, तो भी हमें खुशी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, व्हाट मेक्स आवर लाइफ हैप्पी, मनी और कंटेंटमेंट और बोथ डिस्कस। क्या चीज हमारे जीवन को खुश कराती है, रुपया या संतोष, कंटेंटमेंट, या दोनों कराती है, इसके ऊपर चर्चा करें। कहने का अर्थ यह है कि अगर मन में संतोष है, रुपया नहीं भी है, तो भी हम जीवन को अच्छे से काट सकते हैं या चला सकते हैं। लेकिन अगर रुपया काफी ज्यादा है लेकिन मन में संतोष नहीं है, तो क्या फायदा है उस रुपया के होने से। क्योंकि आपको पता है कि धन कितना भी हो जाए, लेकिन अगर मन में संतोष नहीं है तो वो धन हमेशा क्या करती है, हमें नर्वस फील कराती है, अनहैप्पी फील कराती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके जीवन में क्या है, क्या आप दोनों को वैल्यू देते हैं, क्या आप केवल रुपया को वैल्यू देते हैं या कंटेंटमेंट को वैल्यू देते हैं। अगर आप मनी एंड कंटेंटमेंट दोनों को लेकर चलते हैं तो आप डिस्कस कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। आंसर में है, टू बी हैप्पी इन लाइफ वी नीड कंटेंटमेंट। कहते हैं अगर हमें जीवन में खुश रहना है तो हमें संतुष्टि की जरूरत होती है। ये मैंने अपने वर्ड में लिखा है, ठीक है। विदाउट विच मनी कैन नॉट परचेज एवरीथिंग। क्योंकि अगर संतोष नहीं है तो उसके बिना, मतलब विदाउट विच मतलब जिसके बिना, मनी कैन नॉट परचेज एवरीथिंग। जो रुपया है वो हर कुछ को नहीं खरीद सकता है। रुपया क्या कर सकता है, सुख नहीं खरीद सकता। रुपया क्या कर सकता है, दुख को बेच नहीं सकता। हमारे पास बहुत रुपया है, लेकिन आपने देखा होगा कि जिनके पास काफी ज्यादा रुपया है फिर भी उन्हें दुख होती है। तो क्या रुपया से दुख को बेच सकते हैं, या रुपया से उस दुख को हटा करके सुख खरीद सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे दे रखे हैं, व्हाट वी हैव वी शुड बी सेटिस्फाइड विद। मतलब जो भी हमारे पास है उससे हमें संतुष्ट रहनी चाहिए। कंटेंटमेंट कैन मेक अस हैप्पी बिकॉज वी एप्रिशिएट व्हाट वी डू हैव। कहते हैं संतोष जो है हमें खुश करा सकती है, क्योंकि हम इसकी प्रशंसा करते हैं कि ये हमारे पास है ही है। क्योंकि संतोष तो कम से कम है, व्हाट मतलब जो हमारे पास है। भाई रुपया नहीं, हमारे पास संतोष तो है, तो चलो ठीक है। देयरफॉर मनी एंड कंटेंटमेंट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस। इस तरीके से रुपया और कंटेंटमेंट जो है वो दोनों मिलकर के हमारे जीवन में खुशी ला सकती है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, अगर हमारे मन में संतोष हो, रुपया न हो, तो क्या जीवन चल सकता है? देखिए, अपने जीवन यापन करने के लिए हमें इतना धन होनी चाहिए कि हम अपने जीवन को चला सके। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मन में संतोष को खत्म कर लें। क्योंकि अगर संतोष नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम अतिरिक्त धन कमाएंगे, और जब अतिरिक्त धन कमाने का प्रयास करेंगे और सही रास्ता हमें नहीं मिलेगा तो हम कुछ इरेगुलर रास्ता अपनाएंगे, और जिससे क्या होगा, हमारे मन में संतोष कभी जीवन में नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जो है रुपया को इंडिस्क्रिमिनेटली तरीके से कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि आप संतोष को ज्यादा प्रेफर करते हैं या रुपया को, कौन सा चीज आपको जीवन में खुश करती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हैव यू एवर विजिटेड ए रिमोट विलेज एडॉर्न्ड विद नेचुरल ब्यूटी। क्या आप ऐसे दूर दराज के गांव को कभी जाके देखे हैं जो प्राकृतिक सुंदरता से भरी पड़ी है। एडॉर्न मतलब भरी परी होना या सुशोभित होना। एंड ए कैपिटल टाउन फुल ऑफ स्काई स्क्रेपर्स, या कोई राज्य की राजधानी जो आपकी राजधानी का जो शहर है उसको जाके आप देखे हैं, जहां पे बहुत लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। तो स्काई स्क्रेपर मतलब ऊंची ऊंची इमारतें होना। विच वन वुड यू लाइक एंड वाई। इनमें से आप कौन सा पसंद करेंगे, और कहते हैं क्यों करेंगे, दोनों दे रखा है। ठीक है, तो आगे दे रखे हैं आंसर में,
आई वुड लाइक ए रिमोट विलेज अडॉर्न्ड विथ नेचुरल ब्यूटी एट फर्स्ट। कहते हैं पहले तो मैं नेचुरल ब्यूटी वाला जो दूर दराज का गांव है, नेचुरल ब्यूटी से भरा पड़ा है, उसको मैं पसंद करूंगा। अ कैपिटल टाउन इज फुल ऑफ स्काईस्क्रेपर्स विथ वाइब्रेंट एटमॉस्फियर। जो हमारी राजधानी के शहर होती है, उसकी जो इमारतें होती है वो क्या होती है, बड़ी मतलब ऊंची ऊंची होती है, लेकिन उसका जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, बहुत ही शोरगुल होता है, शांति वहां नहीं होती है, वाइब्रेंट होती है। नेक्स्ट दे रखे हैं फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट कैपिटल टाउन्स वुड बी प्रेफर्ड। कहते हैं अगर आपको कुछ साहसिक चीजों को देखना है, नए नई चीजों को देखना है, मन में उमंग पैदा करनी है, एक्साइटमेंट मतलब उमंग पैदा करना है, तो आपको राजधानी के शहर है वो पसंद किए जाएंगे। बट फॉर रिलैक्सेशन एंड सेरेनिटी, लेकिन अगर आपको आराम चाहिए, सेरेनिटी मतलब शांति चाहिए, कहीं अकेलापन चाहिए, तो और रिमोट विलेज वुड बी प्रेफर्ड, तो दूर दराज का जो गांव है वो पसंद किए जाएंगे। तो दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। अगर आप शहर में रहेंगे तो देखेंगे कि इतना ज्यादा शोरगुल है, कहीं से गाड़ियां चलती है, कहीं से ट्रैम्स जा रही है, ट्रेन जा रहे हैं, एरोप्लेन ऊपर से जा रहे हैं, ऊपर से पब्लिक की भीड़ है। आप घर से निकलते ही आपको भीड़ भाड़ का एरिया मिलेगा, आपको गांव जैसी शांति आपको नहीं मिलेगी। तो ये कुछ इसके प्रॉज एंड कॉन्स है शहर के और गांव के। तो चलिए इस पार्ट ऑफ वीडियो के साथ जो हम इसको एंड करते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो अगेन आई विल बी प्रेजेंट विद ए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये पहला पार्ट था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का इस पार्ट ऑफ वीडियो में। नेक्स्ट में जो है दूसरा पार्ट हम लेके आएंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग। ओड ऑन सॉलिट्यूड के अलेक्जेंडर पोप के द्वारा जो लिखा गया है, इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। और इससे पहले हमने एक पार्ट जो है इसमें कर लिया है। इससे पहले जो हमने किया था उसमें 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 3। इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम B.1 का करेंगे, B.1। इसमें भी आपको शॉर्ट में आंसर देना है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अ हैप्पी मैन। एक खुश आदमी कौन होते हैं? तो इस पोएम के अकॉर्डिंग टू हमको आंसर लिखना है। तो इसमें लिखना है कि अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, इस कविता के अनुसार से, वन हु फाइंड्स कंटेंटमेंट एंड फुलफिलमेंट इन सिंपल प्लेजर्स इज अ हैप्पी मैन। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो संतोष को खोजता है। संतोष को खोजता है का मतलब ऐसा जगह पर में कि जहां पे उसको संतोष मिल जाए, और अगर उसको साधारण से भी खुशी मिलता है तो उसको उसमें पूर्णता मिलता है, फुलफिलमेंट मिलती है। तो ऐसे लोग हैप्पी होते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि पहले के टाइम में क्या होता था, लोगों के पास कम सीमित और कम साधन होता था, लेकिन लोग खुश होते थे। वहीं खा पी करके लोग काफी लंबी उम्र भी जीते थे, और लोगों के अंदर इतना छल कपट नहीं हुआ करता था। तो इसलिए यहाँ पर में हैप्पी मैन की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे कि हु डज द प्रोनाउन हिज इन द थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा रेफर टू। इस पोएम का जो पहला स्टैंजा है उसका जो थर्ड लाइन है उसमें जो लगा हुआ है हिज, तो ये हिज किसको बताता है, उसके बारे में बताना है। तो आंसर में है इन द थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, मतलब पहला जो आपका स्टैंजा है उसका जो तीसरी लाइन है जिसमें जो सर्वनाम प्रोनाउन हिज लिखा हुआ है, रेफर्स टू द मैन, ये ऐसे आदमी के बारे में बताता है, मेंशन्ड इन द प्रीवियस लाइंस, जिसकी जिक्र जो है पहले की पंक्तियों में, इससे पहले की पंक्तियों में की गई है। ये था इसमें। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जहां आपको लिखना हो तो वहां पे आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, सुनने के बाद फिर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गिव्स हिम मिल्क, मतलब उस आदमी को दूध कौन देता है। तो आंसर में है द हर्ड्स गिव हिम मिल्क। हर्ड्स मतलब जो मवेशी होते हैं, जो पशु होते हैं, वो उन्हें क्या करते हैं, दूध देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट गिव्स हिम ब्रेड, उन्हें कौन अनाज देता है या रोटी देता है। तो आंसर में है द फील्ड्स गिव हिम ब्रेड, जो फील्ड्स खेत होते हैं वही उनको रोटी देते हैं, अनाज देते हैं। क्योंकि अगर खेत नहीं रहेगा तो फिर आखिर में अनाज कहाँ उपजेगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज क्लोथ्स? वह व्यक्ति जो होता है वो अपना कपड़ा उसे कहां से मिलता है? तो आंसर में है he gets his clothes from his flocks. उससे जो अपना कपड़ा अपने मवेशियों से या पशु से मिलता है, जानवर की झुंड से मिलता है, which provide wool, जो जानवर क्या करती है कि ऊन देती है और उसी ऊन से क्या होता है, कपड़े बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू ट्रीज हेल्प हिम? जो पेड़ होते हैं वो उन्हें कैसे मदद करते हैं? तो आंसर में है द ट्रीज प्रोवाइड हिम शेड इन समर एंड फ्यूल फॉर फायर इन विंटर। जो पेड़ होते हैं वो उन्हें गर्मी में छाया प्रदान करते हैं और सर्दी में उन्हें आग जलाने के लिए ईंधन का प्रबंध कराते हैं। तो इसके साथ जो है ये 6 आपके क्वेश्चन थे इसमें, और मैंने 6 क्वेश्चन का आंसर इस पार्ट ऑफ वीडियो में दिया। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो अगेन आई विल बी प्रेजेंट विद सम क्वेश्चन आंसर। तो इससे पहले पार्ट ऑफ वीडियो में हमने जो है जो B.1 का था उसमें हमने 6 क्वेश्चंस किए थे, 6 क्वेश्चन हुआ था उसमें और उसके हमने आंसर दिए थे। अब इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम टोटल जो है जो शॉर्ट आंसर है वो टोटल 9 क्वेश्चंस है इसमें, 9 क्वेश्चंस इसमें है टोटल, और इनके भी उत्तर जो है बहुत ही ब्रीफली देना है, बहुत ही छोटा करके देना है। ये भी ओड ऑन सॉलिट्यूड अलेक्जेंडर पोप के द्वारा जो लिखा गया है, जो क्लास 10th बिहार बोर्ड की पोएम नंबर 2 का है, पोएम नंबर 2 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द पोएम एंड द पोइट्स। जो कविता है और कवि है उनके नाम बताएं। आंसर में लिखना है कि द नेम ऑफ द पोएम इज ओड ऑन सॉलिट्यूड। जो पोएम की जो नाम है वो है ओड ऑन सॉलिट्यूड एंड इट वाज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, और इसे जो कवि अलेक्जेंडर पोप थे उनके द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज ए ब्लेसेड मैन? आखिर में ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जिसे पहले से ही कुछ आशीर्वाद मिला होता है या पहले से उनका भाग अच्छा होता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, वन हु फाइंड्स कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस इन सिंपल प्लेजर्स। कहते हैं कि इस कविता के अनुसार से ऐसे व्यक्ति, वन का मतलब ऐसा व्यक्ति जो संतोष को खोजता है और साधारण से खुशी में भी उसे खुशी मिलती है, हैप्पीनेस इन सिंपल प्लेजर्स, एंड ए ट्रैंक्विल लाइफ स्टाइल, और एक शांत जीवन शैली होती है। ट्रैंक्विल मीन्स शांत। इज ब्लेसेड मैन, ये ऐसे आदमी क्या होते हैं? ब्लेसेड होते हैं, मतलब भाग्यवान होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज ए हैप्पी मैन स्पेंड हिज टाइम? एक खुश आदमी अपना समय कैसे बिताता है? तो आंसर में है A happy man spends his time in peaceful activities. एक जो खुश आदमी होता है वो शांतिपूर्ण जो कार्य होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, उसमें अपने समय को खर्च करता है। He enjoys the passage of time. वो जो समय के साथ साथ जो है एंजॉय करता है। Sleeps soundly at night, रात में गहरी नींद लेता है। Balances study and leisure during the day. दिन के समय में खाली समय और पढ़ने के समय के बीच संतुलन बनाता है। एंड फाइंड्स जॉय इन इनोसेंट थॉट्स एंड मेडिटेशन, और जो मासूमियत विचार होते हैं और जो चिंतन होती है, मेडिटेशन होते हैं, उसमें भी वो क्या करता है? खुशी खोजता है या आनंद खोजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु डज मी रेफर टू इन द लास्ट स्टांजा? सबसे जो अंतिम स्टांजा है पोम की, इसमें जो मी वर्ड लिखा गया है यह किसको बताता है? वह कौन है? तो आंसर में लिखेंगे कि इन द लास्ट स्टांजा मी रेफर्स टू द स्पीकर ऑफ द पोम। जो अंतिम स्टांजा है उसमें मी इस कविता के जो वाचक है या बोलने वाले हैं, स्पीकर है, उसको बताती है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइड सॉफ्ट अवे? स्लाइड सॉफ्ट अवे का से आपका क्या तात्पर्य है या क्या मतलब है? तो आंसर में लिखेंगे कि स्लाइड सॉफ्ट अवे मीन्स टू पास स्मूथली विदाउट एनी इंटरप्शंस। स्लाइड सॉफ्ट अवे का मतलब यहाँ पे है कि बहुत ही अच्छे तरह से समय गुजरना बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के। इंटरप्शन मतलब रुकावट या बाधा। इसी का आगे में है, हियर इट रेफर्स टू आवर्स, डेज एंड ईयर्स स्लिप बाय क्वाइटली एंड कामली। यहाँ पर में यह घंटा, दिन और जो साल होते हैं वह शांति से चुपचाप एकदम गुजरते चले जाते हैं, उसके बारे में यह स्लाइड सॉफ्ट अवे वर्ड बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज द पोएट विश फॉर आफ्टर डेथ? मृत्यु के बाद कवि किस चीज की इच्छा करते हैं? तो आंसर में दे रखे हैं कि द पोएट विशेस फॉर सॉलिट्यूड आफ्टर डेथ। पोएट इच्छा करते हैं कि डेथ के बाद उन्हें एकांत में छोड़ दिया जाए। He desires to live unseen, unknown and hopes to die in a way where no one can notice him. वह इच्छा करते हैं कि उन्हें कोई ना देखे, उन्हें कोई ना जाने, और आशा करते हैं कि इस तरीके से मरे जहां पर में कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं पहचान पाए या नहीं नोटिस कर सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज द पोएट वांट टू लिव? कवि कैसे रहना चाहते हैं? तो आंसर में है कि द पोएट वांट्स टू लिव इन ऑब्सक्यूरिटी। पोएट जो है वह गुप्त तरीके से रहना चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि वह हाईलाइट हो समाज में या देश में या परिवार में या मतलब अपने संबंधियों में। He does not wish anyone's attention. वह किसी भी आदमी का ध्यान नहीं चाहते हैं अपनी ओर, और न ही किसी की रिकॉग्निशन चाहते हैं इस दुनिया में। मतलब नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति उनको रिकॉग्नाइज करे, उनको ग्लोरी को बढ़ाए इस संसार में, ना ही उसको कोई ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज द पोएट वांट टू डाई? कवि कैसे मरना चाहते हैं? तो आंसर में है कि द पोएट वांट्स टू डाई क्वाइटली। पोएट चुपचाप मरना चाहते हैं। He does not wish for attention or mourning. वह नहीं इच्छा करते हैं कि वो उनका ध्यान दिया जाए, कोई ध्यान दे उनके ऊपर, या मरने के बाद उनके ऊपर कोई विलाप करे या रोए। मॉर्निंग मतलब विलाप करना या रोना। एक तो मॉर्निंग होता है जिसका मतलब सुबह होता है, और ये मॉर्निंग है जिसका मतलब विलाप करना या रोना। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें दे रखे हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए हैप्पी मैन? एक खुश आदमी जो होता है, खुश जीवन होती है, उसकी क्या खासियत होती है, फीचर्स होती है? तो आंसर में है कि द फीचर्स ऑफ ए हैप्पी लाइफ आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इन ए ब्यूटीफुल ऑर्डर। इस कविता में जो खुश जीवन है, खुशहाल जीवन है, उसकी जो खासियत है उसको एक सुंदर क्रम में वर्णन किया जाता है या वर्णित किया जाता है। दे इंक्लूड फाइंडिंग कंटेंटमेंट इन सिंपल प्लेजर्स। इसमें क्या सब शामिल है कि साधारण खुशी में भी संतोष को खोजना, एंजॉइंग ट्रैंक्विलिटी, जो शांति की जीवन है उसका आनंद लेना, मेडिटेशन, चिंतन का आनंद लेना, साउंड हेल्थ, अच्छा खासा आपका स्वास्थ्य होना, एंड मेंटल पीस, और मानसिक शांति होना। He balances between work and leisure. वह क्या करते हैं, काम और जो फुर्सत का समय होता है, लेजर मतलब फुर्सत का समय होता है, उसके बीच में संतुलन बनाते हैं। So I hope you'd have got it very well, all the 9 question answer, and you'd have also gone through it and written it for your exam purpose. In the next part of the video, I'll be present. The next part of video में हम जो है वो long answer के साथ present होंगे, जिसमें लगभग हमको लगता है कि 4 लॉन्ग आंसर है इस पोएम में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। गुड मॉर्निंग। इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें करने जा रहे हैं, और यह इस पोएम का सबसे लास्ट पार्ट है। ये सबसे लास्ट पार्ट है वीडियो की, और इसमें हम
केवल 4 क्वेश्चंस करेंगे जो लॉन्ग आंसर है। इससे पहले हमने 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की वीडियो बनाए हैं इसी पोएम का, तो उसको आप देख सकते हैं। यह आपका क्लास 10th पैनोरमा पार्ट 2 लेसन नंबर 2 मतलब पोएम नंबर 2 है, ओड ऑन सॉलिट्यूड, जिसे कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट थिंक्स that those who are content with what they have are happy men. Do you agree? Give reasons. यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि कवि को लगता है कि वे लोग जो संतुष्ट होते हैं, जो भी चीज उनके पास है वो उससे अगर संतुष्ट होते हैं तो वो खुश आदमी होते हैं, वो हैप्पी मैन होते हैं। कहते हैं क्या आप इससे सहमत हैं? डू यू एग्री? अगर हैं तो इसके कारण बताइए। तो इसका आंसर आप खुद से भी अगर इंग्लिश आती है तो आप लिख सकते थे, ठीक है। तो इसमें लिखा है यस आई एग्री विद द पोइट्स सेंटिमेंट। हाँ, पोइट्स का जो भावना है उससे मैं सहमत हूँ। कंटेंटमेंट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, कंट्रोल्स द फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी और लॉन्गिंग फॉर मोर। जो संतोष होती है वो क्या लाती है? खुशी लाती है। फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी, फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी का मतलब होता है हमारे पास पर्याप्त चीजें नहीं होती है तो उसको इनएडिक्वेसी कहा जाता है। इस तरह की जो भावना होती है या फीलिंग्स होती है उसके ऊपर कंट्रोल करती है, नियंत्रण लाती है। और लॉन्गिंग फॉर मोर या और अधिक होने की जो हमारे अंदर इच्छा होती है उसके ऊपर भी कंट्रोल करती है। कौन करती है? कंटेंटमेंट करती है। कंटेंटमेंट मतलब संतोष करती है। नेक्स्ट है इसी में, इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट एंड एंजॉय इट। यह व्यक्तियों को क्या करती है? यह इजाजत देती है, अलाउ कराती है कि वर्तमान पल में जो भी चीजें हैं उनके ऊपर वो केंद्रित करे, फोकस करे और इसका आनंद ले, एंड एंजॉय इट। अल्टीमेटली अंत में क्या होता है? इसे कंटेंटमेंट क्या करती है? इट ब्रेक्स द बाउंड्रीज ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस और मैटेरियल पोजेशंस। यह हमारी जो बाहरी परिस्थितियां हैं या हमारे पास जो भौतिक चीजें हैं उसको मैटेरियल पोजेशंस कहे जाते हैं। यही हमारे बीच दीवार खड़ी करती है, क्योंकि हमारे मन में बार बार यह सवाल उठता है कि हमारी अवस्था तो बहुत ही खराब है, या हमारे मन में बार बार यह सवाल उठता है कि हमारे पास यह नहीं है, वो नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, या हमारे पास सुख सुविधाएं नहीं है। तो ये जो दीवार खड़ी करती है हमारे संतोष के बीच, तो संतोष अगर आपके मन में है तो संतोष क्या करती है? इन दीवारों को तोड़ देती है। तो वही लिखा है इट ब्रेक्स द बाउंड्रीज ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस और मैटेरियल पोजेशंस। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन? जो स्वीट रिक्रिएशन और टुगेदर मिक्स्ड है, इससे जो वाचक है या बोलने वाला स्पीकर है उसका क्या मतलब है? कैन दीज थिंग्स बी मिक्स्ड? क्या इन चीजों का आपस में मिलाया जा सकता है? हैव यू एवर ट्राइड टू डू सो? क्या आपने कभी ऐसा करने की कोशिश की है? तो देखते हैं टुगेदर मिक्स्ड और स्वीट रिक्रिएशन का क्या मतलब है। ये एक तरह का फ्रेज है, टुगेदर मिक्स्ड और स्वीट रिक्रिएशन। इन दिस पोएम सजेस्ट्स द ब्लेंडिंग ऑफ स्टडी एंड ईज। ये क्या करते हैं? जो हमारी अध्ययन है और खाली समय होता है या मनोरंजन का समय होता है उसको ईज कहा गया है, उसके बीच जो संगम है, ब्लेंडिंग है, उसके बारे में सुझाव देती है, उसके बारे में बताती है। द स्पीकर एडवोकेट्स फॉर ए बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। जो वाचक है, स्पीकर है, वह एक संतुलित जीवन शैली के ऊपर वकालती करती है या उसके बारे में बताती है। वेयर बोथ एस्पेक्ट्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जहां पे दोनों पहलू जो है, जो एस्पेक्ट्स है, वो एक दूसरे के पूरक बनते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक बनना। आगे है, कहते हैं यस, हाँ, आई हैव पर्सनली ट्राई टू बैलेंस माई लाइफ थ्रू रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। मैंने निजी रूप से अपनी जो जीवन है उसको मनोरंजन करा करके या मनोरंजन वाली एक्टिविटीज को करा करके संतुलित करने की कोशिश की है।
एंड बाय डेडिकेटिंग टाइम टू बोथ लर्निंग एंड रिलैक्सेशन, और अपने समय को समर्पित किया है दोनों में ही, सीखने में भी और आराम देने में भी। मतलब ये नहीं कि आप अपने शरीर को हमेशा कष्ट देते रहें, आपका शरीर जब तक आपको इजाजत नहीं देगा कि आप कुछ नया करिए तब तक आप कैसे करिएगा। तो उस मोड में क्या होता है, आदमी रिलैक्सेशन में चला जाता है, मतलब उसको रिलैक्स करने का आवश्यकता होती है, तभी सीखना पॉसिबल हो सकता है। तो यही था इस क्वेश्चन का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, व्हाई डज द पोएट वांट टू लिव एंड डाई स्टिल्थली फ्रॉम द वर्ल्ड। कवि जो है इस दुनिया से चुपचाप या चोरी से रहना या मरना क्यों चाहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि दुनिया उनको न देखे कि वो कैसे रहते हैं, दुनिया यह न देखे कि उनकी मौत कैसे होती है। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लिव टू डू सो। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही रहना पसंद करेंगे और क्यों, एंड वाई। तो आंसर में है, जैसे इस पोएम में मैंने पढ़ाया था वही चीज इसमें लिख रखा है कि द पोएट डिजायर्स टू लिव एंड डाई स्टिल्थली फ्रॉम द वर्ल्ड टू एस्केप द प्रेशर्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी। जो कवि है वो रहना चाहते हैं और मरना चाहते हैं चोरी से इस दुनिया से, ताकि वो समाज में जो उम्मीद है या समाज की जो दबाव है उससे वो बच सके। क्योंकि क्या होता है, इस संसार में जितना ज्यादा आप हाईलाइट होते हैं उतना ज्यादा आप सोसाइटी डिमांड करती है कि आप उनसे काम करें, कुछ ना कुछ काम करें, काम करके उनको दें। और यही कारण है कि वो पोएट चाहते हैं कि ये सोसाइटी के दबाव से और उनकी जो उम्मीद है उनसे वो बचे, और इसी कारण से वो मरना भी चाहते हैं चुपचाप चोरी से, और रहना भी चाहते हैं इस तरह से ताकि उनको सब कोई ना देख सके। इसी में नेक्स्ट लिखा हुआ है, बाय लिविंग एंड डाइंग क्वाइटली, मतलब चुपचाप रहने से और मरने से इंडिविजुअल्स कैन फोकस ऑन पर्सनल फुलफिलमेंट। जो व्यक्ति हैं वो अपनी निजी जो पूर्ति है या फुलफिलमेंट है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। एंड फाइंड कंटेंटमेंट अवे फ्रॉम द नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शंस ऑफ द वर्ल्ड, और संतोष पाते हैं, उनको संतोष मन में फीलिंग होता है। और दुनिया की जो डिस्ट्रैक्शंस है, मतलब दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिसको देख के आपको ध्यान एक जगह नहीं हो पाएगा, मन विचलित होने लगेगा। और जो शोरगुल है, नॉइज है, उनसे वो दूर रहते हैं। अभी मतलब दूर रहना। आगे है 10, इस तरह से दे कैन कल्टिवेट अ डीपर सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड इंट्रोस्पेक्शन। ये क्या करते हैं, अगर आप चुपचाप मरना जानते हैं या चुपचाप रहना चाहते हैं, तो ये क्या करते हैं, आपके जो अंदर जो खुद की चेतना है उसके अंदर जाकर के आपको झांक करके देखने की आदत डालते हैं। और इंट्रोस्पेक्शन मतलब आपकी अंतरात्मा क्या कहती है। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है, इसके आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। इज द टाइटल ऑफ द पोएम जस्टिफाइड। क्या इस कविता का जो टाइटल है वो सही है, जस्टिफाइड है, न्याय के योग्य है। कैन यू सजेस्ट एनी अदर टाइटल। क्या आप इसके बदले कोई और टाइटल दे सकते हैं, उसका सुझाव बता सकते हैं। गिव रीजंस ऑफ योर चॉइस। आप अपने चॉइस का कारण बताइए। अगर आप कोई दूसरा टाइटल देते हैं तो आप बताइएगा ना कि इस तरह का दूसरा टाइटल क्यों हो सकता है। तो वही कह रहा है। स्टार्ट करते हैं। आंसर में है यस, द टाइटल ओड ऑन सॉलिट्यूड इज जस्टिफाइड। जो टाइटल ओड ऑन सॉलिट्यूड है वो जस्टिफाइड है। इट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। यह पोएम की जो सेंट्रल थीम है, जो विषय है, जो मामला है, उसको पूरी तरीके से क्या करती है, उसके ऊपर प्रतिबिंब डालती है, उसके ऊपर विचार डालती है, उसके ऊपर वर्णन करती है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द ट्रैंक्विलिटी एंड पीस फाउंड इन अ सॉलिटरी एग्जिस्टेंस। ये क्या करती है, ये जो सॉलिटरी एग्जिस्टेंस है, मतलब अकेले में जो रहने की जो जीवन है, उसमें जो शांति मिलती है हम लोगों को, और हमारे आसपास की जो शांति है, ट्रैंक्विलिटी है, उसके चारों तरफ ये घूमती है, रिवॉल्व करती है। ओड ऑन सॉलिट्यूड में यही लिखा हुआ है पूरी पोएम में, तो उसके बारे में कह रहे हैं। कहते हैं हाउएवर अनदर सुटेबल टाइटल कुड बी। लेकिन फिर भी कहते हैं कुछ इसका सही जो टाइटल हो सकते हैं वो हो सकते हैं एन ओड टू सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब है साधारण तरीके से रहना, ठीक है।
It effectively depicts the poem's theme of embracing simplicity and finding happiness in a tranquil lifestyle. यह प्रभावशाली तरीके से जो पोएम की जो थीम है, विषय है, इसमें आपको क्या करना है, सामान्य चीजों को, साधारण चीजों को गले लगाना है। एम्ब्रेस मतलब गले लगाना। एंड फाइंडिंग हैप्पीनेस, और खुशी को खोजना है। कहाँ खोजना है? एक शांत जीवन शैली में, इन ए ट्रैंक्विल लाइफस्टाइल। तो इसके साथ हमने 4 question answer I have completed here in this part of the video, and with this we have completed all parts of the this poem. At first I explained word meaning, second I explained the poem, third I explained short answer question part 1, then again the short answer question part 2, then again the short answer question part 3, and the last it was the 4 long answer question. With this I complete this video. In the next part of the video I'll be again present while doing word meaning explanation or something else.